गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 सिविक्स चैप्टर 4 एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी इस चैप्टर को आज हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द लास्ट चैप्टर यू रीड अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज। इससे पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़े कि गवर्नमेंट क्या होती है। यू विल रीड अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स पीपुल पार्टिसिपेशन, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसर्न ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके पिछले वाले चैप्टर में आप सिविक्स के पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं कि गवर्नमेंट का की एलिमेंट्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट्स क्या है, लोगों का उसमें भागीदारी क्या है, रिसोल्यूशन क्या है और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होता है उस चीज़ के बारे में, और इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में पढ़े थे। लेट अस बिगिन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्री वेयर डिफरेंट रेसेस लिव्ड। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग रेस के लोग हैं। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस कंट्री एंड वन रेस कम्प्लीटली डोमिनेटेड एंड डिमोरलाइज्ड बाय अदर। तो मान लीजिए उस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विद्रोह, हिंसा, ठीक है। तो मान लीजिए उस देश में विद्रोह हुआ और एक रेस, एक समुदाय, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय पे हावी हो गए। एट द गवर्नमेंट डिड लिटिल टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो उस समय क्या सरकार क्या करेगी? सरकार उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कोशिश करेगी, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। दिस कंट्री वाज साउथ अफ्रीका, और ये कंट्री आपका साउथ अफ्रीका। अर्लियर इन साउथ अफ्रीका द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड और रेशियल सेग्रेगेशन वाज फॉलोड। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट अपार्थाइड इन ए प्रीवियस चैप्टर। आप प्रीवियस चैप्टर में अपार्थाइड के बारे में पढ़े होंगे। Although today apartheid does not exist, अभी apartheid नहीं है। The social, economic and political differences between the fair skin and dark skin South African continue to exist. Fair skin and dark skin मतलब काले लोग और गोरे लोग को के दो समुदाय के बीच हमेशा साउथ अफ्रीका में विद्रोह होते रहता था, ठीक है। तो ये दो समुदाय के लोग थे, तो इस तरह का वहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एलिमेंट्स क्या है? इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे की एलिमेंट्स होते हैं जो एक डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भागीदारी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में भागीदारी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का भागीदारी। इन ए डेमोक्रेसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या? लोगों का भागीदारी, मतलब जनता का उसमें भागीदारी। द पीपुल पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन एंड चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो लोगों, जनता का क्या भागीदारी होता है? जनता उसमें क्या करते हैं? वोटिंग में भाग लेते हैं और अपने पसंदीदा चुनते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर देन गिवन द पावर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। और उसके बाद वोटिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, उसको वोटिंग में मतलब सरकार बनाने का दायित्व दिया जाता है। द गवर्नमेंट दस फॉर्म रिमेन्स इन पावर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। और उनको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय काल के लिए सरकार बनाने का इजाज़त मिल जाता, हक मिल जाता है, जिसको जनता खुद चुनती है। इन आवर कंट्री दिस पीरियड इज 5 ईयर। और वो समय जब तक वो शासन कर सकता है, वो सरकार बना के वो सरकार चलेगा, वो उसका शासनकाल आपका 5 साल होता है। मतलब हम 5 साल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। After the end of that period, election are held again.
उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइंग, पीपुल में री इलेक्ट द सेम रिप्रेजेंटेटिव। अगर जिस सरकार को हम लोग चुन के 5 साल तक जिसको चुने, वो अगर 5 साल में अच्छा काम किया, लोग जनता सेटिस्फाई है उसके कामों से, तो हो सकता है कि दूसरा इलेक्शन 5 साल बाद जो री इलेक्शन होगा फिर से वही सरकार बने। इफ़ नॉट दे मे इलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ, उस 5 साल में वो सरकार कुछ काम नहीं की, तो क्या होगा, जनता फिर से वोटिंग करेगी और उसके जगह दूसरी सरकार बनाएगी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट, नया सरकार बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट। सरकार को चलाने के लिए पार्टिसिपेट, पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। पीपुल जो है, जनता जो है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को 5 साल के पीरियड के लिए चुनते हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन डू वट एवर दे वांट इन दोज 5 ईयर्स। तो जनता उसको 5 साल के लिए चुन के सरकार बनाने का मतलब मौका दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार अपने मर्जी से जो बन सो करे। At times, it is not possible for the representative sitting far away to get the correct news about the local situation. लोकल सिचुएशन को सुन के उसको अनचाहा नहीं कर सकते, वो अनसुना नहीं कर सकते, ठीक है। दिस कैन हैपन ड्यू टू लोअर ऑफिशियल ऑफ लोकल गवर्नमेंट नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। तो ये कैसे कब हो सकता है, उस सरकार के जो छोटे छोटे ऑफिसेस होंगे अलग अलग एरियाज में, वो अपना अगर काम नहीं करेगा तो ये सिचुएशन आ सकता है। पीपल हैव द राइट टू ब्रिंग to the notice of the government any shortcomings where the government fails to meet the aspiration of the people. तो जनता को अधिकार है, लोगों को अधिकार है अगर वो जनता उसके देखभाल नहीं कर रही है, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है, बेसिक कम्युनिटीज़ वगैरह होते हैं जो, इसके अलावा और भी जो सरकार से उनको सुविधा प्राप्त होना चाहिए, वो सब सुविधा अगर सरकार उसको नहीं दे रही है, तो जनता को हक है कि वो उसके खिलाफ नोटिस लिखे। पीपल हैव ऑल्सो द राइट टू होल्ड मीटिंग। इसके अलावा वो मीटिंग भी होल्ड कर सकते हैं। दे मेक टेक आउट प्रोसेशन एंड होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। दे मेक कंपेल गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर सम ऑफ इट्स डिसीजन। तो सरकार, जनता के पास इतना है कि सरकार के द्वारा कोई भी डिसीजन को वो, अगर उनको बुरा लगे, अच्छा ना लगे, तो उसको वो कैंसिल करवा सकता है। ए विथड्रॉल ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड LPG इज एन एग्जाम्पल। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है या LPG का दाम बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में वगैरह में लोग अपना मतलब जो राय है वो न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़ मीडियम के थ्रू भेजते हैं कि नहीं ये सरकार बहुत अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छी है, जो भी है। तो ब्रिंगिंग प्रेशर टू बियर ऑन द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि सरकार, ये जनता हमसे खुश नहीं है। तो इस तरह से लोग रनिंग गवर्नमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता अगर नहीं है तो आपका कोई डेमोक्रेसी का महत्व नहीं है। दिस फ्रीडम रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम मतलब क्या चीज़ का फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस वंस ऑन रिलीजन, टू डू एनी जॉब एंड टू वोट। फ्रीडम का मतलब होता है आपका जो मन वो आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने धर्म को, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसका फ्रीडम है। कोई भी काम आपको जो पसंद है उस काम को आप में कोई बाधा ना दे, अगर उस लायक हैं आप तो वो काम आपको कर सकते हैं। वोट देने का अधिकार आपको प्राप्त हो, ये सब फ्रीडम। सच फ्रीडम्स आर इंजॉय बाय पीपुल इन ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में यही सब फ्रीडम लोगों को दिया जाता है। प्रोवाइडेड दे डू नॉट ब्रेक एनी लॉज और हार्म अदर इन वेज। इनसे कोई उन लोग को नुकसान या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हम पहले बोले, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विद्रोह, हिंसा, दंगा। वेन एवर पीपुल लिव टुगेदर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम जानते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो कोई ना कोई बात से कभी ना कभी छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं।
If a country has people belonging to different culture, region, races and religious group, there is a major possibility of a conflict. तो अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग जाति, बड़े छोटे, गरीब, इस तरह के जो लोग रहते हैं एक ही देश में, तो वो होना है कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई मैटर होना ही है. When people's opinion differ, they sometimes begin to settle score irrationally using violent means. और कभी कभी सरकार के द्वारा गलत निर्णय, गलत डिसीजन के खिलाफ भी लोग खड़े हो जाते हैं, विद्रोह करते हैं. Other members of their group join in without thinking rationally and create an atmosphere to fear and insecurity. तो ये सब में क्या होता है, विद्रोह कैसे होता है. विद्रोह अगर मान लीजिए 10 आदमी अगर कर रहे हैं कोई भी टॉपिक में, उसमें बाहरी असामाजिक तत्व जिसको कहते हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब डर पहुंचाते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस कराते हैं, लोगों को पीटते, गाड़ी फोड़ देते हैं, घर जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं. इट इज़ एट दिस टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. तो उस समय अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करना चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन में अगर क्या करना चाहिए, सरकार को उसका मदद करना चाहिए. मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या क्या है. बहुत सारे कारण हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट. जैसे द वेरियस रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कुड बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. जैसे रिसोर्सेज जो हमारे देश में पाए जाते हैं, अगर उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. दिस इज़ द बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सबसे ज़्यादा बेसिक कॉज यही होता है. अनदर इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ ग्रीड. इंसानों के द्वारा जो इंसानों का सोच है उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. पीपल वांट टू टेक अवे मोर देन व्हाट दे नीड और व्हाट इज एक्चुअली देयर. लोग हमेशा अपने इच्छा से ज़्यादा चाहते हैं, उनके पास जो है उससे भी ज़्यादा चाहते हैं. एट टाइम्स दे अवे द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच इज आइदर फॉर कॉमन यूज़ और नॉट राइटफुली देयर ओन. कभी कभी लोग तो दूसरे के ज़मीन को हड़प लेते हैं, बोलेगा मेरा है, ये मेरा है. इसके कारण भी इस तरह का विद्रोह छोटा मोटा हो जाता है और वो बाद में बड़ा एक दंगा टाइप का बन जाता है. उसके बाद रिलीजियस डिस्कॉर्डर. सबसे मेन है रिलीजियस डिस्कॉर्ड, धार्मिक युद्ध. मतलब कोई धर्म, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ जाना, ये सब रिलीजियस डिस्कॉर्ड के कारण भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है. समटाइम देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ वन रिलीजन एंड अनदर. एक दूसरे धर्म के लोग एक साथ लड़ जाते हैं. मेनी टाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेसन. कभी कभी रिलीजियस पूजा त्यौहार में भी लड़ाई हो जाता है. मुस्लिम लोग का त्यौहार में हिंदू के साथ लड़ाई हो गया, हिंदू लोग के त्यौहार में मुस्लिम के साथ लड़ाई हो गया. सम miscreants cause discomfort to people of the other religion by passing remarks or gesture which starts a conflict. कुछ भी मैटर पे हो सकता है. मान लीजिए मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो कोई एक कमेंट कर दिया तो उसी में विद्रोह हो गया. तो इस तरह करके कुछ ना कुछ छोटे मोटे बातों से ही ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल मतलब बन जाता है. द गवर्नमेंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट. तो जो सरकार रहती है उस सरकार को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो. एंड इफ़ दे हैपन देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बोथ साइड टू नेगोशिएट एंड काम द सिचुएशन सो दैट पीपल कुड लिव एमिकेबली. और बाई चांस अगर प्रयास तो पहले ही करना चाहिए कि अगर इस तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अगर हो भी जाता है तो ये सरकार का दायित्व है कि दोनों समुदाय के लोगों को जिसमें के बीच में युद्ध हुआ उनको मतलब नेगोशिएट करना है, उनको समझा बुझा के उन लोगों को शांत करना है. उस मैटर को शांत करना है लोगों को, जिससे लोग आसानी से बिना डर के घर से बाहर निकल सकते हैं. अब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू प्रोग्रेस उन्नति अगर नहीं होता है, उन्नति में बाधा देना. जैसे द नीड फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्रोजेक्ट. कभी कभी सरकार अपने कामों को बढ़िया से नहीं करते. जैसे डैम्स बनाना होता है तो उसमें 5 साल 10 साल लोगों को हर साल बोलते हैं हाँ इस साल बना देंगे. रोड सड़क नहीं बनाते हैं. इंडस्ट्रीज वगैरह जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे जॉब का व्यवस्था होना चाहिए लोगों को. ये सब नहीं होने के कारण भी बहुत जगह विद्रोह होता है. समटाइम बिल्डिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कटिंग डाउन फॉरेस्ट और रिमूविंग पीपल फ्रॉम वेयर दे हैव बीन लिविंग अर्लियर. तो कभी कभी ऐसे ज़मीनों को साफ करके बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. सच शिफ्टिंग अवे ऑफ पीपल एंड टेकिंग अवे देयर लैंड. और लोगों को क्या करते हैं वहाँ से हटा के
उनको दूसरा ज़मीन दे दी जाती है, उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता है। टेकिंग अवे देयर लैंड कॉजेज मैनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल एज देयर लाइवलीहुड डिपेंड अपॉन दैट। लेकिन वो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मतलब जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग का डेली का दिनचर्या वहीं से। ड्यू टू सच डेवलपमेंटल एक्टिविटी दे हैव टू मूव टू न्यू लोकेशन। और इस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण उसको क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, मेक ए न्यू हाउसेस, नया घर बनाना पड़ता है, नया काम ढूंढना पड़ता है, जिससे उन लोग का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। Many times this disturb people do not get adequate compensation and they protest against such discrimination। तो कभी कभी जब लोग को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, तो ये प्रोटेस्ट करने लगते हैं। Many social activities join and support them to draw the attention of the government to ensure that the people get a required compensation and a new jobs to earn their living। तो उस समय क्या करते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो रहते हैं, वो लोग उन लोगों का साथ देते हैं और सरकार से उनके खिलाफ लड़ते हैं कि इन लोगों को रोजगार, रहने की व्यवस्था, ये सब देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी अगर होता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे इन द सोसाइटी एट टाइम सम पीपल कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर एटसेट्रा। इनइक्वालिटी मतलब समानता नहीं होता। कभी कभी एक धर्म के लोग अपने धर्म के जय जयकार करते हैं, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। इसके कारण भी ऐसा होता है, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से बुराई करते हैं। दे डू नॉट लेट सम पीपल गेट देयर राइट टू इक्वलिटी। वो लोग मतलब कोई कभी कभी किन्हीं को कोई किसी का अधिकार पे रोक करना। एट प्लेसेस पीपल ऑफ सम कास्टेस आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और दे आर फोर्स्ड टू स्टे आउट द विलेज। कहीं कहीं जगह में नीचे कास्ट के लोगों को देखते हैं कि मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, या फिर उनको गांव से बाहर में कहीं जगह देके रहने के लिए कहा जाता है। तो ये इक्वलिटी नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, समानता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनइक्वलिटी, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। दे डू नॉट गिव इक्वल स्टेटस टू गर्ल्स एंड ट्रीट देम बैडली। कभी कभी लड़कियों लोग को, बहुत जगहों में लड़कियों को भी मतलब अलग नज़रिया से देखा जाता है कि हाँ ये लड़का जैसा काम नहीं कर सकता है, ये लोग को तो घर में सिर्फ खाना बनाना है। ये दे डू नॉट इवन गिव देम इनफ फूड एंड गिव मोर टू द मेल चाइल्ड। कभी कभी तो घर में ही मतलब एक बेटा और अगर बेटी है तो बेटे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटी को ध्यान नहीं दिया जाता है। एट प्लेसेस द रिच एंड पावरफुल एक्सप्लॉइट द पुअर एंड द वीक। और अमीरी और गरीबी, अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको शोषण करते हैं। तो सच सिचुएशन कॉज कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी एंड अनरेस्ट अमंग द पीपल। तो इस तरह के जब सिचुएशन आते हैं तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन एंजॉय देयर राइट टू इक्वलिटी। तो सरकार का दायित्व होता है कि उनको इंश्योर होना चाहिए कि जितने भी जनता है वहाँ पे, और जितने भी सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनको राइट टू इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी का, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जस्टिस एंड इक्वलिटी। जस्टिस मतलब सही न्याय होना चाहिए, ठीक है। सही न्याय नहीं होता तो भी विद्रोह हो जाता है। अगर बेकसूर को सजा दे दिया जाता है तो भी लोग विद्रोह कर देते हैं। जैसे जस्टिस एंड इक्वलिटी अनदर की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस का मतलब है क्या, कि सबको न्याय मिलना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। इन ए डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी में क्या नियम क्या है कि सबको समानता का अधिकार एक नज़र से देखा जाए, वेदर दे बी रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो या पुअर हो, रिलीजियस कोई धर्म का हो, कोई कास्ट का हो, कोई रेस में हो, कोई भाषा बोले। प्रोविजन टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। इक्वलिटी और जस्टिस जो है सबको समान मिलना चाहिए। एक गरीब आदमी जो को मतलब जो सज़ा मिलेगा मतलब गुनाह करने में, उसको वही सज़ा अमीर आदमी को भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वॉज अ सोशल एविल। जैसे छुआछूत, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत जगह छुआछूत होता है, लेकिन ये बैंड है। अगर कोई इसके बारे में कंप्लेन करता है तो वो मतलब उसको जेल हो सकता है। अनटचेबल्स वेर नॉट अलाउड टू अर्लियर मिक्स विद देयर अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अनटचेबल जो जिन लोगों को अछूत कहते थे, अछूत लोगों को पहले मतलब सोसाइटी में मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, उन लोगों को अलग रखा जाता था। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर फाउट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ द अनटचेबल। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन अछूत लोगों के खिलाफ, मतलब उन लोगों के साथ खड़े होकर उन लोगों को उनका हक दिलवाएं। एज ए रिजल्ट आवर गवर्नमेंट पुट ए बैन ऑन अनटचेबिलिटी एंड डिसाइडेड टू पनिश दोज हु प्रैक्टिस इट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारा गवर्नमेंट ये मान लिया कि छुआछूत को समाप्त करना चाहिए और जो इस तरह का करेगा उसके ऊपर पनिशमेंट करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट इज ए जेंडर वाइस इन इंडिया। इंडिया में जो है जेंडर वाइस प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है भारत में। गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड एज सेकंड क्लास पीपुल। महिलाओं को मतलब सेकंड क्लास पीपुल के जैसा बिहेव किया जाता है। फीमेल फोर्टिसेस आर किल्ड एज द बर्थ ऑफ चाइल्ड। मतलब जैसे दहेज प्रथा वगैरह, शादी के बाद मतलब लड़कियों को, महिलाओं को अत्याचार होना। गर्ल्स मतलब बच्ची अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको पहले ही मार देना। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड, द किलिंग ऑफ ए बेबी गर्ल्स। और ये बहुत ही हमारे भारत में होता है, जो बहुत ही हम लोगों को मतलब शर्म की बात है। तो गवर्नमेंट हमारा क्या इसके लिए बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसमें बेबी गर्ल्स को मारने का मतलब अगर किसी को सरकार को पता चले तो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है हम बताएं अभी विद्रोह करना किस तरह विद्रोह किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट में बी लोकल और इवन एट स्टेट लेवल। कॉन्फ्लिक्ट लोकल और स्टेट लेवल दोनों तरह के होते हैं। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब छोटा जगह में, और वो अगर बड़ा हो जाता है तो पूरा स्टेट्स में वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में भी हो जाता है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सरकार का दायित्व होता है कि उस विद्रोह को शांत किया जाए। दिस इज बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी टू गिव ए सेफ एंड सिक्योर लिविंग इन्वायरमेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये सरकार का दायित्व है कि उस सरकार को दायित्व है कि वो अपने सिटीजन को मतलब सेफ मतलब सुरक्षा प्रदान करे, सिक्योर करे, सुरक्षा का। डिपेंडिंग ऑन द लेवल and the intensity of the conflict, the various levels of government take action to resolve this। और अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट जितने भी मतलब गवर्नमेंट में जितने भी लेवल्स है वो सारे लेवल्स उस रिसॉल्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करते, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करते। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा में, इसको हम पढ़ेंगे। लुक अराउंड योर हाउस एंड यू सी how many people have encroached upon public land which is not theirs। हम अगर आप अपने आसपास देखते होंगे, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के ज़मीन पे भी अधिकार अपना दिखाते हैं, या पब्लिक जैसे सरकार के ज़मीन पे भी अधिकार दिखाते हैं। इवन इन पोस्ट रेसिडेंशियल कॉलोनी वेयर पीपल हैव ह्यूज बंगला टू लिव इन, दे पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउसेज। अब बड़े रेसिडेंशियल कॉलोनीज में भी देख सकते हैं जिनका बड़ा बड़ा घर बंगला होता है, वो लोग क्या करते हैं अपना कार जो है वो सड़क पे या फिर बाहर में खड़ा कर देते हैं। एंड ऑक्यूपाई द रोड स्पेस एंड फुटपाथ मींट फॉर अदर ट्रैफिक, मतलब बाकी गाड़ी को पार होने में प्रॉब्लम होता है। सच इनरोचमेंट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ अदर, जिससे लोगों को दूसरों को प्रॉब्लम होता है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ लोकल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से झगड़ा हो सकता है, तो एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। At a much higher level, even states have a conflict with each other on sharing of the resources like river water। दो राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कब हो सकता है? दो राज्यों के बीच में रिसोर्स से लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे नदी का पानी को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो चलिए केस को हम पढ़ते हैं। टेक द केस ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू 3 स्टेट। जैसे कोई एक ऐसा रिवर नदी है जो 3 स्टेट में बहती है, मतलब एक ही नदी तीनों स्टेट्स में जाती है। तो इफ़ डैम इज क्रिएटेड इन वन स्टेट इट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू अनदर स्टेट। तो जिस मान लीजिए पहला राज्य में जो नदी पहला राज्य से जाती है वो अगर वहाँ पर डैम बना दी तो वहाँ का पानी दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। द स्टेटर मेक्स कैनल्स एंड टेक अवे वाटर टू देयर ओन पीपुल। तो उससे क्या करेगा, वो डैम बना के अपने लोगों को पानी भेजेगा। बट दिस शुड डिप्राइव द पीपुल टू अदर स्टेट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या हो जाएगा कि दूसरा राज्य जिसमें पानी नहीं जा रहा उस राज्य के लोगों को, जनता को प्रॉब्लम होगा। विच दे नीड फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। मान लीजिए एग्रीकल्चर उस नदी के ऊपर वो लोग डिपेंड करता है, खेती बाड़ी करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा।
न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग लैंड्स एंड वाटर हैपन इन इंडिया। बहुत तरह से मतलब ज़मीन और पानी के विवाद होते रहते हैं स्टेट्स लेवल में। जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र में have been in conflict on jurisdiction of parts of बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार के बीच मतलब पानी वाटर शेयरिंग के चलते जुरिस्डिक्शन केस हुआ। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन पंजाब और हरियाणा में पानी छोड़ने के लिए ये प्रॉब्लम है। इन द साउदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव रिमेन्ड अनसॉल्व फ्रॉम मेनी ईयर्स। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में यही नदी के लेके विवाद है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेंस एंड रिसॉल्व सच इश्यूज। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी प्रॉब्लम को समस्या को दूर करना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वल पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द रनिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम लोग जो देश के जनता है, हम लोग को इक्वल पार्टिसिपेट मतलब सब कोई मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, तो सबको अधिकार है। एट द सेम टाइम इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर फॉलोड बाय अस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो हम लोग का भी ये दायित्व होता है कि सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको एक अच्छे नागरिक के तौर पे हम लोग को उसको अपनाना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। इफ़ दिस डज नॉट हैपन all the time and resources of the government would be wasted in managing the conflict of the country would never progress as rapidly as it should। तो अगर हम सरकार के द्वारा नियमों का पालन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर इसी तरह विद्रोही होते रहा, नुकसान होते रहा। विद्रोह का मतलब क्या है? नुकसान होना। तो सरकार अगर नुकसानों में पैसा अगर खर्च करते जाए तो हम लोग का भविष्य क्या होगा? हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरे देशों की तुलना में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।